हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का हमारा वीडियो सीरीज चल रहा था। 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया चुके हैं। ये आज इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको पीवाईक्यूज के माध्यम से डिस्कस किया था। बेसिकली यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओ ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे आ चुके हैं, यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भारत के संविधान के स्रोत हैं, जैसे संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग हम कहते हैं ना, तो जो प्रोविजन जहां जहां से बोरो किए गए हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो आज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप इसे अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, The idea of preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of which country? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो प्रियम्बल है वो हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है या बोरो किया गया है। 4 ऑप्शन है, इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 में ऑलरेडी पूछा आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रियम्बल है इसको हमने कहां से बोरो किया है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, प्रस्तावना की, वो हमने कहां से बोरो की है, तो अमेरिका से बोरो की है। यहीं पर एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, एक और पॉइंट, कि अगर पूछा जाए लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, अगर प्रियम्बल की भाषा पूछी जाए, प्रस्तावना की लैंग्वेज कहां से बोरो की गई है, तो हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। जो प्रस्तावना की भाषा है प्रियम्बल की, वो कहां से बोरो की गई है, तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से बोरो की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये आपका क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017 में ऑलरेडी पूछा चुका है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। भारत के संविधान में जो यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये किस देश के संविधान से या कहां से बोरो किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, और चौथा ऑप्शन है द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट ऑफ 1867। ठीक है, जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट हमारा 1867 का, वहां से हमने यूनियन ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बोरो किया भारत के संविधान में। अब ये पर्टिकुलर जो प्रोविजन है वो कहां पर लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे आर्टिकल 1 जो है हमारा, अनुच्छेद 1 भारत के संविधान का, वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी व्हाट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है ये कहां से लिया गया है, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट ऑफ 1867। जब इस पर्टिकुलर प्रोविजन को भारत में जोड़ा जा रहा था, भारतीय संविधान में या भारतीय संविधान में इंक्लूड किया जा रहा था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में, ध्यान रखिएगा, इस पर बहस भी हुई थी और ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या बताया था, इट कंसीडर्स दैट following the language of British North American Act of 1867 would not be appropriate to describe India a union। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है जो इसके फेडरल नेचर को दिखाते हैं, जहां पर हमारा संविधान फेडरल दिखाई देता है, और कई ऐसे प्रोविजन है जहां पर हमारा संविधान यूनिटरी दिखाई देता है। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्वासी फेडरल बोला गया, क्वासी फेडरल। ठीक है, तो ये कारण है, और जो यूनियन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये आपका ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट ऑफ 1867 से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। जो भारत की राजनीतिक प्रणाली है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली में इनमें सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है, सबसे सर्वोच्च कौन है, द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट और रिलीजन। तो ये क्वेश्चन भी आपका पहले बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया, जो 45th बीपीएससी प्रीलिम्स हुआ था 2001 में, वहां पर ये क्वेश्चन आया। उसके बाद यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2013 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ध्यान रखिएगा सबसे सुप्रीम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ही वो डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की क्या जुरिडिक्शन है, इनको कहां पर काम करना है, कहां पर हस्तक्षेप करना है, ये बात इसके बारे में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट को जो लॉ बना रहा है वो संवैधानिक होना चाहिए, तो संविधान के द्वारा ही इसको चेक किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को, कि वो सही है या नहीं। ठीक है,
और यहां पर अगर हम रिलीजन की बात करें तो अवर स्टेट हैज नो रिलीजन, इसीलिए हम लोग सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट किसके अधीन है? कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारत में न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? चार ऑप्शन है आपके पास, ब्रिटेन, यूएसए अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि रशिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो भारतीय संविधान में इट इज एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बी ऑप्शन हमारा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? सो वी कैन से दैट इट इज द पावर ऑफ कोर्ट्स टू एग्जामिन द एक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर व्हाट? टू डिटरमाइन वेदर सच एक्शंस आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। मतलब इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको कौन देखता है? इसको कोर्ट देखता है, जुडिशियल रिव्यू अपने टूल का इस्तेमाल करके। ठीक है, और अगर वो पाता है कि इनके द्वारा किया गया कोई भी काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे नल या वॉइड घोषित कर देना। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास एसर्शन और रीजन का है, कथन और कारण का। कथन आपको यहां पर दिया गया है कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। भारत में जो न्यायिक समीक्षा का स्कोप है वो लिमिटेड है, और इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड आइटम्स, कि भारतीय संविधान में बोरोड आइटम्स लिखे गए हैं, मतलब जो प्रोविजंस लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। तो आप देखिए इन दोनों स्टेटमेंट का आपस में कोई भी रेलेवेंस नहीं है। जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे कि 1973 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था उसने एक डॉक्ट्राइन दिया था, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसने कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के दायरे को कम किया था। कैसे कम किया था फ्रेंड्स? आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी बदलाव किया जाता है तो उस पर बदलाव करने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है, अंडर आर्टिकल 368। जो आर्टिकल 368 है वो क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका है आर्टिकल 368। तो मतलब जो पार्लियामेंट है या जो हमारी संसद है वो कानून बना करके, लॉ बना करके संविधान के किसी भी पार्ट में बदलाव कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो केशवानंद भारती केस है वो क्या कहता है कि केवल उन प्रोविजंस को छोड़ करके जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, मतलब जो संविधान की आधारभूत संरचना है, जो प्रोविजंस उसके पार्ट हैं, आधारभूत संरचना के पार्ट हैं, उनको बिना वॉयलेट किए जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बदलाव कर सकती है। तो मतलब अगर जुडिशियल रिव्यू के दायरे को लिमिट कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है अंडर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 1973 ऑफ केशवानंद भारती केस, है ना, तो ये इसको लिमिट कर रहा है, ना कि ये जो रीजन लिखा हुआ है यहां पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बोरोड आइटम्स। तो हम कहेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट है, लेकिन यहां पर जो आर है इट डज नॉट एक्सप्लेन ए करेक्टली। ठीक है, जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहां पर बी ऑप्शन हमारा ऐसा बनता है असर्शन रीजन में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2006 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जो फेडरल सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो फेडरल सिस्टम है वो कहां से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रेरित है? चार ऑप्शन है आपके पास, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका या आयरलैंड। तो प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन इट्स नेचर and the concept of federalism or federal system in our constitution is inspired from the constitution of Canada। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जो फेडरल सिस्टम है ना, जो परिसंघ की प्रणाली है भारत की या भारतीय संविधान में, वो कहां से ली गई है? तो वो आपकी कनाडा से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आईएएस प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है, ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ये द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से किस तरह भिन्न है? तो यहां पर ऑप्शन क्या दिए गए हैं? बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर या सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चाहे हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट की बात करें या इंडिया के पार्लियामेंट की बात करें या पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, दोनों में ही रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मौजूद है। तो यहां पर तो डिफरेंस नहीं है। कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यहां पर भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर भी सेम प्रोविजन है। बाई कैमरल की बात करें तो यहां पर भी अपर हाउस लोअर हाउस है, वहां पर भी आपके मौजूद हैं ब्रिटेन में भी, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। लेकिन अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो ये हमने कहां से लिया है, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, इसलिए ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये चीज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन है यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। So we can say that the Constitution of India adopted the process of judicial review from the Constitution of United States of America, which is not applicable in the British parliamentary system. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा गया एग्जाम में कि जो जुडिशियल रिव्यू या जो न्यायिक समीक्षा है ये कहां कहां पर एग्जिस्ट करती है। आपके पास चार ऑप्शन है कि केवल भारत, केवल अमेरिका, भारत और अमेरिका दोनों, या ब्रिटेन केवल। अब ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया और उससे पहले आपका ये यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया। ठीक है, तो मतलब देखिए लगातार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो आगे के भी एग्जाम्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने बात की कि जो जुडिशियल रिव्यू है, इट इज adopted our constitution adopted the concept of judicial review from which constitution, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर इंडिया और अमेरिका दोनों हो जाएगा, यूके यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। अब ये क्वेश्चन आपका आईएएस के प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा चुका है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो नीचे फीचर्स लिखे हुए हैं, ये भारत और अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है उनमें कॉमन कौन सा है, दोनों में कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में भी और अमेरिका में भी। तो पहला लिखा हुआ है सिंगल सिटीजनशिप, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप मौजूद है, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो ये डुअल सिटीजनशिप की बात करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखेंगे अंडर आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसी कोई भी लिस्टिंग नहीं की गई है। तो बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी कॉमन नहीं है। अगर डुअल जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो ये कहां पर एग्जिस्ट करता है, ये आपका अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखिएगा। वहां पर यूनियन का अपना जुडिशरी है और जो स्टेट्स हैं उनका अपना जुडिशरी है। ठीक है, तो जो डुअल जुडिशियल सिस्टम है ये अमेरिका में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वी फॉलो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या है कि जो हायर कोर्ट्स के जजमेंट होंगे दे आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स, है ना। और जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद सेशन कोर्ट्स हो गए, है ना, तो दे ऑल आर इंटीग्रेटेड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आप देखेंगे जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट होता है, इट इज फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर भी जो यूनियन कोर्ट है आपका अमेरिका में, फेडरल कोर्ट, वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन को वहां के इंटरप्रेट करता है, और हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है भारतीय संविधान में, वो कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या रशिया। तो फ्रेंड देखिए इस क्वेश्चन ने लड़ी लगा दी है। ठीक है, दिवाली बना दी है। आपका यूपीपीसीएस मेंस में 2011, 2012, 14 और 2016 लगातार पूछा गया। उसके बाद यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में 2015 में पूछा गया, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन ने तो दिवाली मना दी है। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है भारतीय संविधान में, वो कहां से लिया गया है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। तो वी कैन से दैट द कॉन्करेंट लिस्ट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये कहां पर लिखी गई है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पर 3 लिस्टिंग की गई है। एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। आर्टिकल कौन सा एसोसिएटेड है? तो हम कह सकते हैं आर्टिकल 246 या 7th शेड्यूल। तो यहां पर जो यूनियन लिस्ट है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो हम कह सकते हैं वो विषय लिखे गए हैं जहां पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट का है। स्टेट लिस्ट में वो विषय लिखे गए हैं जहां पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधायिका का है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय लिखे गए हैं जहां पर ये दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है,
अगर कोई विषय ऐसा है जो इन तीनों में नहीं लिखा गया है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो वो पार्लियामेंट का है। ध्यान रखिएगा, ये चीज हमें कौन बताता है, तो वी कैन से दैट अंडर आर्टिकल 248 जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं दे आर गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स ये भी यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि जो यूनियन लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसमें ओरिजिनली कितने विषय लिखे गए थे, ओरिजिनली यहां पर 97 सब्जेक्ट्स थे जो बाद में बढ़कर के कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, अगर स्टेट लिस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो यहां पर ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे जो बाद में घट करके 61 हो गए। यहां से जो 5 सब्जेक्ट थे वो उठा करके कहां डाल दिए गए, कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट थे, तो हम कह सकते हैं जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट लिखे हुए थे, बाद में इन पांचों को मिला करके ये कितने हो गए, तो हम कह सकते हैं 52 हो गए। ठीक है, तो ये कई बार नंबर भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जो हमारा यूनियन लिस्ट है उसमें ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, बाद में ये बढ़कर के 100 हो गए। जो हमारा स्टेट लिस्ट है, जो राज्य सूची है, उसमें आपके ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे लेकिन बाद में घट करके 61 हो गए। क्यों, क्योंकि यहां से 5 सब्जेक्ट उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए, संवर्ती सूची में रख दिए गए। अब संवर्ती सूची में पहले 47 थे, 5 आपके स्टेट वाले मिला दीजिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, आपके 52 लिस्ट हो जाएंगे। और ये जो बदलाव किया गया था 5 लिस्ट वाला, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, तो हम कह सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था हमारा 1976 का, उसके द्वारा स्टेट लिस्ट से 5 मुद्दे उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे। अब यह भी पूछा जाता है कि वो मुद्दे कौन कौन से थे, तो ध्यान रखिएगा, एक था आपका एजुकेशन, ठीक है, उसके बाद एक मुद्दा था आपका वेट एंड मेजरमेंट, फिर आपका था फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद था आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, और जो 5वां मुद्दा था वो क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स। ठीक है, तो ये 5 मुद्दे थे टोटल। तो एक था आपका एजुकेशन, इसको थोड़ा साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं, एक था आपका, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक था आपका एजुकेशन, दूसरा था आपका वेट एंड मेजरमेंट, तीसरा था आपका फॉरेस्ट, चौथा था आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और 5वां था आपका प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड। ठीक है, तो ये आपके 5 मुद्दे थे जो स्टेट लिस्ट से निकाल करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे, जिसके कारण कॉन्करेंट लिस्ट की संख्या 47 से बढ़कर के 52 हो गई थी और स्टेट लिस्ट की जो संख्या थी वो 66 से घट करके 61 हो गई थी। ठीक है, तो यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहां से उठाया है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लिखी गई हैं संविधान में, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन ने तो लगातार दिवाली मनाई है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठ लो, यूपीएससी में बैठ लो या यूपीपीएससी में बैठ लो, अदर स्टेट सिविल सर्विसेज में बैठ लो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या है, बी आयरलैंड। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ध्यान रखिएगा, इसको भारतीय संविधान में पार्ट 4 के तहत रखा गया है, पार्ट 4 के तहत। और आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो वी कैन से दैट इट कंटेन्स द प्रोविजन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ठीक है, 36 से 51 तक के जो प्रोविजंस हैं वो आपके डीपीएसपी बनाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और वी कैन से दैट इसके बारे में 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, जिसके कारण ये राज्य की ड्यूटी बन जाती है कि इन प्रिंसिपल्स को वो जब भी लॉ बनाए तो अप्लाई करे अपने ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर नथिंग बट द ड्यूटीज गिवन टू द स्टेट्स बट दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, आप इनको ले जाकर के कोर्ट में किसी भी प्रोविजन को इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 2-4 बातें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। पहला क्या कि जो डीपीएसपी हैं ये आयरलैंड से लिए गए हैं। जो डीपीएसपी हैं दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ टू एस्टेब्लिश जस्ट सोसाइटी इन द कंट्री, और वी कैन से दैट इगैलिटेरियन सोसाइटी इन द कंट्री। जो राम राज्य बनाने की हम बात करते हैं वो कैसे बनाएंगे, जो ये डीपीएसपी हैं जब ये स्टेट इनको फॉलो करेंगे लॉ बनाते वक्त। ठीक है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला है इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जांपल ऑफ विच कंट्री। चार ऑप्शन है आपके पास, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है फॉर अ स्पेशल टैलेंट, जो नॉमिनेशन किया जाता है राज्यसभा में, आप देखेंगे 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन को अब तक किया जाता था कहां पर, लोकसभा में। तो ये जो 12 नॉमिनेशन होते हैं ये किन किन ग्राउंड्स पर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे आपका हो गया आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस। ये 4 ग्राउंड हैं जिनके आधार पर राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जाता है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर चीज कहां से ली गई है और ये नॉमिनेशन करता कौन है, तो हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पर्टिकुलर चीज हमारी आयरलैंड से ली गई है, आयरिश रिपब्लिक से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा चुका है। सो वी कैन से दैट द कांसेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा बाय रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो सर्विसेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आयरिश रिपब्लिक। ठीक है, अब यहां पर कुछ और प्रोविजंस हैं, आपको उनको भी ध्यान रखना होगा। जैसे एक रिवीजन हम कर लेते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये कहां से लिए गए हैं, तो ये आपके अमेरिका से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट या लॉ से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम की अगर बात की जाए, कैबिनेट गवर्नमेंट की बात की जाए, ये सब कहां से ली गई है। रूल ऑफ लॉ की बात किया जाए तो ये सब आपका यूके या फिर ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं पर अगर हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात करें, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन आपका जर्मनी से लिया गया है और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, तो वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन, वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो इमरजेंसी प्रोविजन है ये आपकी जर्मनी से लिए गए हैं। आपको पता है भारत में 3 तरह की इमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। पहली है आपकी कौन सी, तो आप नेशनल इमरजेंसी कह सकते हैं अंडर आर्टिकल 352। दूसरी आपकी स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। और तीसरी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आपकी मेंशन है आर्टिकल 360 में। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आयरलैंड से लिया गया है। एक और याद कर लीजिएगा आप, यूनियन स्टेट रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये कहां से लिया गया है, तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा ये आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो फंडामेंटल राइट अभी मैंने आपको बता दिया यूएसए से लिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। डीपीएसपी आपका आयरलैंड से लिया गया है, ये भी करेक्ट लिखा गया है। इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है, आपका ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो रेजिड्यूरी पावर है अंडर आर्टिकल 248, ध्यान रखिएगा जो रेजिड्यूरी पावर है इट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है, ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है मैच दी फॉलोइंग का। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लीजिए, मैंने यहां पर ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन आप इसे मैच कर सकते हैं। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर का जो पेपर होता है 2010 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अभी मैंने आपको बताया पार्लियामेंट, कैबिनेट, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ये सब कहां से लिया गया है, तो ये सारी चीजें ली गई हैं आपकी, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। ठीक है, तो यहां पर इंग्लैंड दिया गया है, तो पहले का हो जाएगा ये, तो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर से मिलाते हैं। पहले का हो जाएगा ये, उसके बाद प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपका जापान से लिया गया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है ये आपका जापान से लिया गया है। ठीक है, एक होता है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कौन फॉलो करता है, तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर आप देखेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। वहीं पर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आप आर्टिकल 21 पढ़िए, है ना, आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। ठीक है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये आपका आर्टिकल 21। तो वहां पर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है ये आपका कहां से लिया गया है, ये आपका जापान से लिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें गवर्नर जो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन हमने कहां से उठाया है, तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन आप कह सकते हैं कनाडा से लिया गया है, रिजर्विंग बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट। वहीं पर अगर कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 2010 में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज
इन्हें कहां से लिया गया है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन का जो कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से उठाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यूपीडीए या एलडीए का जो एग्जाम हुआ था 2004 में उसमें ऑलरेडी पूछा जा चुका है। So we can say that the concept of fundamental duties is inspired from the Russian constitution and was added in our constitution by which amendment? 42nd Constitution Amendment Act. ओरिजिनली ये प्रेजेंट नहीं था, ये 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। किस अमेंडमेंट से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। फंडामेंटल ड्यूटी या मूल कर्तव्य जो है, ठीक है, उनको ऐड किया गया है। ये किसके लिए है? तो दे आर फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्हें किसकी रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया है? तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1976 के द्वारा ऐड किया गया है। और इसे लिया कहां से गया है? तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज दे आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और कारण का है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द लॉन्गेस्ट वन। जो भारत का संविधान है, वी कैन से दैट इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसका कारण क्या लिखा हुआ है? कि द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कि भाई हमने अमेरिका से फंडामेंटल राइट ले लिया, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा हो गया। तो क्या ये सही है? तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट लिखे हुए हैं, है ना, कि हमने फंडामेंटल राइट कहां से बोरो किया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इट इज द लॉन्गेस्ट वन, ये भी सही है। लेकिन जो आर है इट डज नॉट एक्सप्लेन्स ए करेक्टली, तो यहां पर भी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, कि असर्शन और रीजन दे आर इंडिविजुअली करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन्स ए करेक्टली। ठीक है, जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि सिर्फ इस कारण से नहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है। वी कैन से दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ बैग ऑफ बोरिंग। तो बहुत सारे प्रोविजन हमने बहुत सारी कंट्रीज से उठाए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। So we can say that originally our constitution had 22 parts, 395 articles and 8 schedules. तो ये जो 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल है, इसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। जो फंडामेंटल राइट है वो इन 22 पार्ट्स में से सिर्फ एक पार्ट है, तो सिर्फ उसके कारण ये बड़ा नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अमेरिका से और क्या क्या चीजें ली गई हैं तो जल्दी से आप याद कर लें, या आपका रिवीजन यहां पर हो जाएगा। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है तो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ये हमारा अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट तो ऑलरेडी यहां पर लिखा ही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नॉमिनेटेड चेयरमैन कौन थे तो वो आपके थे जो टेम्परेरी चेयरमैन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये आपके सबसे पहले टेम्परेरी चेयरमैन थे। इनके बाद 11 आप कह सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट कर लिया गया राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये परमानेंट चेयर बन गए। अब यहां पर जो ये सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्होंने नॉमिनेट किया था पहला डिप्टी चेयरमैन। वो कौन था? वो था आपका फ्रैंक एंथनी। ध्यान रखिएगा, जो फ्रैंक एंथनी थे, ही वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले परमानेंट डिप्टी चेयरमैन कौन थे तो वो थे आपके एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, जो पहले परमानेंट डिप्टी चेयरमैन थे वो थे आपके एच.सी. मुखर्जी, जो आपके आप कह सकते हैं माइनॉरिटी जो सब कमिटी थी उसके चेयरमैन भी थे। ठीक है, एक आपकी फंडामेंटल राइट सब कमेटी थी, एक आपकी माइनॉरिटी सब कमेटी थी। तो माइनॉरिटी सब कमेटी के भी चेयरमैन थे ये एस.सी. मुखर्जी, और यही आपके सबसे पहले परमानेंट डिप्टी चेयरमैन भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। लेकिन अगर पूछा जाए नॉमिनेटेड कौन थे सबसे पहले तो वो थे आपके फ्रैंक एंथनी। ध्यान रखिएगा, फ्रैंक एंथनी के द्वारा एक बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट भी किया गया था। वी कैन से दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर भी थे आपके फ्रैंक एंथनी। तो डी ऑप्शन हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं इंटरिम गवर्नमेंट पे। जो 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बना था, ठीक है, तो उसमें
कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया गया था, और इसके बाद जो पहला कैबिनेट बना था भारत का, फर्स्ट कैबिनेट अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया गया था, और इन दोनों में कौन कॉमन था, किसका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ था और किसका चेंज हुआ था। तो इस पर कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो भारत का जो पहला इंटरिम गवर्नमेंट बना था वो आपका 2 सितंबर 1946 को बना था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो प्रेसिडेंट आप, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है, तो जो प्रेसिडेंट थे वो थे आपके विस्काउंट वेवेल, जो उतने टाइम पर गवर्नर जनरल या वायसराय थे भारत के। तो टिल फरवरी 1947 आपके थे विस्काउंट वेवेल, और उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे फरवरी 1947 में, तो आपके ये प्रेसिडेंट हो गए थे इंटरिम गवर्नमेंट के। अगर कमांडर इन चीफ बोला जाए तो कमांडर इन चीफ थे आपके क्लाउडी, ठीक है, सर क्लाउडी। तो प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ ये दोनों पोस्ट छोड़ करके जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी इंटरिम गवर्नमेंट में, उसमें बाकी सभी इंडियंस थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए प्रेसिडेंट और कमांडर इन चीफ को छोड़ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे या कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर भी थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद अगर होम मिनिस्टर की बात की जाए या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर की बात की जाए तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एग्रीकल्चर और फूड मिनिस्टर की बात की जाए तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री कौन था, तो वो आपके बलदेव सिंह थे। एजुकेशन और आर्ट मिनिस्टर आपके थे श्री राजगोपालाचारी। लेबर मिनिस्टर थे जगजीवन राम, और वर्क माइन एंड पावर मिनिस्टर थे आपके CH बाबा। अब ध्यान रखिएगा इसमें ये सारे ही INC के मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, लेकिन कुछ पोर्टफोलियो आपके मुस्लिम लीग के लोगों को भी दिए गए थे, तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी वो मुस्लिम लीग के थे इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर, तो ये आपके थे मुस्लिम लीग के, और ये थे कॉमर्स मिनिस्टर। अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये आपके थे लियाकत अली खान, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। हेल्थ मिनिस्ट्री किसको दी गई थी, तो हम कह सकते हैं गजनफर अली खान को दी गई थी, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। लॉ मिनिस्टर कौन थे आपके, तो ये आपके थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और ये ध्यान रखिएगा ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। उसके बाद अगर रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एयर मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये थे आपके अब्दुल रब निश्तार, ठीक है, ये भी आपके मुस्लिम लीग के थे। अब देख लेते हैं जो पहला कैबिनेट हमारा बना था, जो फर्स्ट कैबिनेट 1947 में बना, उसमें देखिए ये जो पहले वाले नाम लिखे हुए हैं ये सब वही हैं ये लोग, और ये पोर्टफोलियो भी सेम है, और ये किसके अंडर में है, तो आप कह सकते हैं जो हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर थे या आपके एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशन मिनिस्टर थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे, तो इनका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ था। अगर होम मिनिस्ट्री की बात किया तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, इनका भी पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ था। एग्रीकल्चर फूड मिनिस्टर आपके राजेंद्र प्रसाद थे, डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह थे, लेबर मिनिस्टर आपके जगजीवन राम थे। तो ये इतने जो पोर्टफोलियो थे वो चेंज नहीं हुए थे। जो हमारा इंटरिम गवर्नमेंट था और जो पहली कैबिनेट थी उसमें ये दोनों पोर्टफोलियो, ये दोनों आप कह सकते हैं ये जितने भी पोर्टफोलियो हैं वो सेम थे। लेकिन उसके बाद अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें या आप ये जो सारे पोर्टफोलियो देख रहे हैं इन सब में नाम बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, ध्यान रखिएगा, इन सब में मैक्सिमम कौन लोग थे, जो मुस्लिम लीग के शामिल थे, ठीक है। तो मुस्लिम लीग तो अलग हो चुकी थी, तो अब मुस्लिम लीग के बाद INC के मेंबर्स को यहां पर डाला जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने, हम कह सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। वर्क माइन और पावर मिनिस्टर कौन बने, तो वो थे आपके VN गाडगिल। उसके बाद अगर कॉमर्स मिनिस्टर की बात करें तो ये थे आपके CH बाबा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन गए, पहले थे लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, लेकिन जो पहली कैबिनेट बनी उसमें किसको बना दिया गया, तो हम कह सकते हैं RK शनमुगम चेट्टी, ठीक है, ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। हेल्थ मिनिस्टर आपके बन गए राजकुमारी अमृत कौर। अगर लॉ मिनिस्टर की बात करें तो ये आपके थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन बना, तो वो थे आपके डॉक्टर जॉन मथाई, ठीक है। तो पहले रेलवे मिनिस्टर भी आपके कौन थे, डॉक्टर जॉन मथाई भारत के। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन।